चलिए, सो आज से हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। सो ये हम लोगों का सक्सेसफुली देखा जाए तो ये इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का ये सेकंड बैच है। इसके पहले हम लोगों ने जून जुलाई अगस्त में फर्स्ट बैच किया हुआ था। एवरी ईयर हम लोग जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये कोर्स हम लोग साल में 2 बार ही क्या करते हैं, टीच करते हैं, राइट। ये पूरे मतलब थ्रू आउट द पीरियड नहीं चलती, हम लोग इसको एक लाइक समर और एक विंटर के टाइम पे रन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का मैं सबसे पहले आपको पूरा आउटकम दे दूँ। ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये पूरे कोर्स के आउटकम को लेकर है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप लोग क्या सीखने वाले हो, राइट। तो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर एंड, यहाँ एक वर्ड नहीं है जो कि मैं लिख देता हूँ, एंड इन्वेस्टर। यानी हमारा जो कोर्स का मेन मोटो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बनाना नहीं है। ट्रेडर के साथ आपको क्या भी बनाना है, इन्वेस्टर। ट्रेडर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्रू आउट द सेशन सीखेंगे। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है, दोनों की सोचने की या जो डील करने के तरीके होते हैं सब क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 क्या करने वाले, सीखने वाले हैं। ओके, सो ये जो आप लोगों की क्लासेस होंगी ये इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर होने वाली है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो जिन लोगों को भी मतलब ऑफलाइन अगर क्लासेस अटेंड करना है तो आपको साई रोजगार ब्रांच जो कि एनएमडी कॉलेज फर्स्ट फ्लोर साई रोजगार जेरोक्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। ओके, उसके अलावा अब मैं आता हूँ इस कोर्स के सबसे पहले आउटकम के ऊपर, करेक्ट। कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोगों ने सीखना क्या है। हम लोगों ने पूरे कोर्स को ना अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर बांट दिया है ताकि एक जीरो लेवल से हम क्या कर सके, शुरुआत कर सके। हम लोगों का ये जो कोर्स है वो एक जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। मतलब कि इस कोर्स के अंदर हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, यू आर फ्रॉम द स्क्रैच। आप लोग कहाँ से शुरू कर रहे हो, एक जीरो से शुरू कर रहे हो। आपको स्टॉक क्या होता है ये तक नहीं पता है, राइट। वहां से हम लोग क्या करते हैं, इस कोर्स की शुरुआत करते हैं, इनिशिएट करते हैं इस कोर्स को। तो एक अगर मैं आपको पूरे कोर्स का एक आउटकम या फिर एक कंटेंट अगर देने की कोशिश करूँ तो हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सबसे पहले किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम लोग पहले मार्केट क्या होता है पहले उस चीज़ को समझेंगे। यानी कि जो पूरा का पूरा जो मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट है इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने मतलब एक छोटे से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर के अंदर देखा है, लोग मार्केट में तो आ जाते हैं लेकिन उनको लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं पता कि मार्केट है क्या, ऑपरेट कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है। यानी कि लीगल नॉलेज आ तो जाते हैं, एप्लीकेशन पर इंस्टॉल भी कर लेते हैं, अकाउंट भी डीमेट अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं इधर उधर से, गूगल करके यूट्यूब करके जान पहचान से। लेकिन फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। लीगल कैसे उसका फ्रेमवर्क होता है, पूरा ये सेटलमेंट प्रोसीजर वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, हमारे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। यानी कंप्लीटली ये थ्योरिटिकल रहेगा लेकिन ये थ्योरी नॉलेज पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट रहेगा। जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ना मार्केट में, बाय सेल, मोस्टली देखा जाए तो बाय और सेल में बोलते पूरा मार्केट खत्म है, क्योंकि दो ही चीज़ तो करना है आपको, बाय और सेल, राइट। ये दो चीज में पूरा मार्केट क्या हो जाता है, खत्म। लेकिन ये बाय और सेल, ये दो शब्दों के पीछे ना इतना सारा मतलब एक नॉलेज है जो हमको 1 बाय 1 एंड स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये मार्केट क्या है भाई, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, हम प्राइमरी मार्केट में डील कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सेकेंडरी मार्केट में हम डील कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा मार्केट में कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग या हम लोग रिटेल के अंदर आते हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल हम लोग ट्रेडर्स हैं। हमारे से भी ऊपर के लोग होते हैं जिनके पास फंड ज़्यादा होता है, जो बड़ी क्वांटिटीज़ में डील करते हैं, जिसको HNIs बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स। उसके अलावा आप लोगों के QIBs होते हैं। अभी बहुत सारी बातें मेरी सर आपके सर के ऊपर से जाएंगी, राइट। बट ये सारी चीज़ सीखना है, ये सब मार्केट का एक बेसिक फंडामेंटल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई QIBs कैटेगरीज में कौन आते हैं, HNIs कैटेगरीज में कौन आते हैं, राइट। RIs कैटेगरीज में कौन आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन आते हैं आपके, DFI कौन होते हैं आपके, डोमेस्टिक इन्वेस्टर DI कौन होते हैं, FIs कौन होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अभी आपने इफ अगर नोटिस किया होगा किसी ने, ठीक है, जो मैं आज जब ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मार्केट अच्छा ही गिरा है। क्या कारण था इसके पीछे, क्यों मार्केट आज जबरदस्त तरीके से नीचे फॉल किया है,
कंटिन्यूसली तो मार्केट अभी ऊपर 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 जा रहा था, बट ऐसी क्या घटना घट गई कि अचानक ऊपर जाता हुआ मार्केट आज नीचे आया है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है नीचे लाने के लिए एफआईएस लोगों ने। अभी एफआईएस कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आज मतलब मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा माल बेचा है, सेल किया है, क्योंकि मार्केट बोलते हैं ना जब एक अपर लेवल पर आ जाता है तो सब अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। एफआईएस ने वही किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईएस कौन होते हैं, कब प्रॉफिट बुक करते हैं, क्यूआईज भी कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। तो ये हम लोग कहाँ सीखने वाले हैं, जो आपका पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर। फिर उसके अलावा जो एक्सचेंजेस हैं, हम लोग मोस्टली 2 ही एक्सचेंज पर काम करने वाले हैं, या 2 ही एक्सचेंज के बारे में हम सीखने वाले हैं। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, राइट। तो हमारा जो कोर फोकस रहेगा वो ये 2 पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के ऊपर रहने वाला है, एक तो एनएससी के ऊपर और दूसरा बीएससी के ऊपर, करेक्ट। उसके अलावा इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं इंडाइसेस या फिर इंडेक्स की, तो वैसे तो मेनली 2 मेजर इंडेक्स हैं इंडिया के अंदर। एक होता है निफ्टी और दूसरा होता है सेंसेक्स। ये मेनली 2 ही इंडेक्स है, एक जो एनएससी को रिप्रेजेंट करता है, एक बीएससी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन निफ्टी के अंदर 76 और इंडेक्स होते हैं, राइट। तो ये 76 इंडेक्स का नॉलेज कहाँ से आएगा? निफ्टी तो सबने सुना है, लेकिन निफ्टी के अंदर 76 इंडेक्स होते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मार्केट में या न्यूज़ में आप कहीं भी देखोगे निफ्टी बढ़ा, निफ्टी कम हुआ, या चलो कुछ समय से निफ्टी के साथ 2-3 और इंडेक्स है जो थोड़े पॉपुलर हुए, जैसे बैंक निफ्टी, राइट। उसके अलावा आपका गिफ्ट निफ्टी, जिन लोगों को नॉलेज उन कभी इन्होंने सोशल मीडिया पर सुना होगा। बट उसके अलावा प्लस और 70 और भी इंडेक्सेस है जहाँ पर हम डील कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सीखना है। तो कितने एक्सचेंजेस हमको कोशिश करना है, ये 2 एक्सचेंजेस के ऊपर हम पूरा कोर फोकस कर सके। वैसे ये 2 एक्सचेंजेस के अलावा और 6 एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर और है, लेकिन हमारा फोकस वहाँ नहीं रहेगा। जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, बट हमारा वहाँ फोकस नहीं रहेगा। हमारा फोकस रहेगा एनएससी और बीएससी, जो कि कॉमन जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जहाँ आप लोगों के डीमेट अकाउंट्स बनते हैं, तो वो इन्हीं 2 ब्रोकर्स के अंदर क्या करते हैं, ये 2 एक्सचेंजेस के ऊपर वो ब्रोकर्स काम करते हैं। उसके अलावा जो बाकी 6 एक्सचेंजेस हैं वो उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए। रीज़न ये है क्योंकि उस पर उतनी ज़्यादा डीलिंग नहीं होती है, वो सीधा ऑफलाइन मार्केट में फिर उसके ऊपर क्या होती है, डीलिंग होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लीगल फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशंस की, तो हमको इसमें जो कानूनी जो प्रावधान बने हुए हैं, जैसे कि पूरे स्टॉक मार्केट को कुछ लोगों ने गैम्बलिंग का नाम दे दिया है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये गैम्बलिंग है, जुआ है। भाई अगर जुआ है तो फिर ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल चीज़ों को अलाउ नहीं करता कि वो लीगली कर ले। और फिर अगर वैसा कुछ है तो उसके लिए फिर आपके पास कुछ लाइसेंस एंड ऑल सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो ये गैम्बलिंग है नहीं है, या इसके पीछे कोई लीगल फ्रेमवर्क वर्क करता है, तो यस, कंप्लीटली जो मार्केट है वो एक गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्ड है। मतलब इसको कोई ना कोई रेगुलेटरी कंट्रोल करती है। क्या है उसका नाम? सेबी, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एंड मैनेज करती है हर एक एक्टिविटीज़ को, क्योंकि यहाँ पर अंबानी जैसे लोग से लेकर तो एक फकीर भी आ सकता है। तो भाई सबके पैसे को प्रोटेक्ट कौन करे? यहाँ कंपनीज अलग अलग प्रकार से, इन्वेस्टर्स अलग अलग प्रकार से, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन कौन करे? तो उसके लिए सेबी। तो हमको इसके लीगल फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं। देखो कई बार ऐसा होता है मार्केट में कोई स्टॉक्स के ऊपर हम ऑर्डर लगा रहे बट प्लेस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेबी कई बार ब्लॉक्ड कर देती है उनके ट्रेड को। जैसे मैं अगर बिफोर जो आज तो वापस रिज्यूम हुआ था सेशन, जैसे जो लास्ट सैटरडे को जो सेशन हुआ था, उस दिन एक स्टॉक है, मैं जस्ट एक नाम ले रहा हूँ कि स्टॉक का IRFC, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी, राइट। रेलवे के तो वैसे सारे स्टॉक ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग थ्रू आउट द सेशन ये भी सीखने वाले कि कब कौन सा सेक्टर चलता है, कब कौन सा सेक्टर नहीं चलता। तो सेक्टर वाइज भी बहुत ट्रेडिंग होती है, राइट। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपका रेलवे सेक्टर, मतलब रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का भी बोलबाला है फिलहाल में। चलो आज मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया है क्योंकि एफआईएस ने बहुत सारा माल बेचा है। तो ये सारा कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हम पता करें कि भी मार्केट नीचे आ रहा है, कैसे पता चले ऊपर। जैसे आज मार्केट गिरने वाला है, इसका अंदाज़ा सुबह 9:03 पे ही लग गया था। वाह सर क्या बात कर रहे हो, 9:15 को तो मार्केट खुलता है। फिर कैसे पता चल गया था 9:03 पे कि मार्केट गिरने वाला है? क्योंकि इसकी एक टाइम जोन होती है, वो टाइम जोन भी सीखने वाले कि 9 बजे से एक्चुअल में मार्केट शुरू होता है, 9:15 से नहीं होता। मार्केट का एक्चुअल शुरू होने का समय क्या है? 9 बजे से। हम जैसे रिटेलरों के लिए वो ओपन 9:15 बजे करता है,
15 मिनट में तो बड़े प्लेयर अपनी पारी खेल के चली जाते हैं। मतलब जो मेन जो बड़ा गेम होता है ना मार्केट के अंदर, वो इस 15 मिनट के अंदर होता है। 15 मिनट भी नहीं, 8 मिनट के अंदर होता है। 9 बजे से लेकर तो 9:08 तक है बड़ा गेम चलता है। ये गेम देखोगे कहाँ से, कैसे पता चलेगा आपको? तो ये सारी चीज़ें हम लोग थ्रू आउट द सेशंस देखने वाले हैं, राइट? ओके। उसके अलावा ट्रेडिंग्स एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप, ठीक है। कई लोगों के डीमेट तो अकाउंट होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा अपना इंट्राडे नहीं हो रहा है, मेरा ना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा? आपने वो उस चीज़ के लिए मेंबरशिप ले रखी है क्या? सेगमेंट्स होते हैं उसके भी अलग अलग। आपका कॉल पुट ऑप्शन, मतलब कि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग सेगमेंट होता है, डिलीवरी का अलग होता है, राइट? आपके जो डीमेट्स अकाउंट होते हैं उसमें मार्जिन अकाउंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ आप लोगों ने प्रॉपरली डीमेट अकाउंट ओपन करते समय एक्टिव किया है या नहीं किया है, तो आपको वो भी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। उसके अलावा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की प्रोसेस, कई बार ना जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम जाती है। कई बार उनके पैसे स्टक हो जाते हैं, मैंने सेल तो किया था लेकिन मेरे अभी तक फंड में ना पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि शायद क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रोसेस में कहीं तो भी प्रॉब्लम रही होगी। अब वो कैसे पता चलेगा आपको कि सच में क्लियरिंग और सेटलमेंट? तो उसके लिए आपको पहले उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता क्या है और किस तरीके से सेटलमेंट्स होता है, राइट? हम लोग बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं रहता, अनाप शनाप, मतलब बस बाय सेल उन्होंने सीख लिया कहीं से, तो भी यूट्यूब गूगल करके या किसी फ्रेंड ने बता दिया ऐसा ऑर्डर लगाते हैं, ये बाय करने का तरीका, ये सेल करने का तरीका सीख लिया, मजा भी आ रहा है उसको, बढ़िया। किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, यानी बोलते ना बिल्कुल अंधे बंदे की तरह काम कर रहे हैं। अब उनको यही नहीं पता कि भाई कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें T+1 डे का समय लगता है सेटलमेंट होने के लिए, राइट? अब किसी ने, मान लो आपको किसी ने शॉर्ट सेलिंग सिखा दिया है, ठीक है, हो सकता है मेरी जो बात कर रहा हूँ बहुत सारी, आज पहला सेशन है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से भी जाए जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट घबराना नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। मैं एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हम लोग जो कमिंग जो 40 डेज या 45 डेज तक के जो हम लोग कंटिन्यूस जो सेशंस करेंगे ना, उसमें हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ एक समरी है क्या सीखने वाले उसका, राइट? तो जैसे कई लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं और शॉर्ट सेल करते हैं और अगले दिन फिर शॉर्ट सेल करने के बाद उसको बाई करने जाते हो, बाई नहीं होता क्योंकि उनका क्लियरिंग और सेटलमेंट का प्रोसेसर ही कंप्लीट नहीं होता, और फिर बोलते यार मैं तो शॉर्ट सेल करके रखा था, बाई करने जा रहा हूँ, बाई नहीं हो रहा है, क्यों? तो आपको एक क्लियरिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस ही नहीं पता था, फंडामेंटली नहीं पता था कि कितने दिन के बाद एक्चुअल क्लियरिंग और सेटलमेंट्स होता है और चीज़ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। वो सारी चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। और उसके अलावा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, फंडामेंटल वैल्यूएशन, ठीक है। अब फंडामेंटल वैल्यूएशन तो ये ठीक है, हम कंपनियों का फंडामेंटल करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन भाई इतनी सारी कंपनियां हैं कि हम कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रिलायंस कंपनी का वेरिफिकेशन या फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप उसके मैनेजमेंट के साथ तो जाके बैठ नहीं सकते, या आप उनके ऑफिस में जाके उनके रिकॉर्ड्स तो चेक नहीं कर सकते, उतना ना आपके पास फुर्सत है ना उनके पास कि वो आपको डाटा दिखाए। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं एनालिसिस करने के लिए जहां पर ये सारे रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल रहते हैं। तो हम आप लोगों को काफ़ी सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड और एनालिसिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स से अवेयर करवाएंगे। यहाँ पर अलग अलग टूल्स हम लोग यूज़ करवाएंगे जहां से आप लोग आपका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज है, कुछ रजिस्टर्ड सोर्सेस है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड सोर्सेस है। वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यूएशन करेंगे, मतलब कंपनियों का एनालिसिस शुरू करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल भी। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करने वाले हैं, करेक्ट? कुछ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना काम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले चीज़ों में हो सके उसमें करें, और कुछ चीज़ें होती है जिसके पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं एनालिसिस करने के लिए, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो कोशिश करेंगे हम पेड सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड करके पूरी लर्निंग फ्री सॉफ्टवेयर में करें और अच्छे से अच्छा उसके अंदर से हम आउटपुट जनरेट कर सके, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लेता हूँ, स्क्रीनर एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीनर, राइट? लेकिन स्क्रीनर का यूज कैसे करें भाई? जैसे एक मनी कंट्रोल, एक प्लेटफॉर्म है मनी कंट्रोल, बहुत सारे लोग मनी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, बट वो मनी कंट्रोल को यूज कैसे करें, उसका जो पूरा इंटरफेस है वो कैसे पहचाने? ट्रेडिंग व्यू, चार्ट एनालिसिस के लिए बहुत लोग ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, बट भाई कैसे करें? सेंसिबल, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, बट इनका इस्तेमाल कैसे करें? कई लोगों को इस्तेमाल पता नहीं होता कि कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर वो चीज भी कवर करने वाले हैं, राइट? अच्छा, उसके अलावा फिर हम लोग, ये पहला जो आपका मॉड्यूल है ना, पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है,
राइट। एंड ऑब्वियस है जब हम लोग थ्योरी पढ़ाने बैठते हैं ना बच्चों को बहुत उबासी आती है। क्यों? अरे यार पैसा कमाने आया है, यहाँ थ्योरी सीखने नहीं आए हैं। सीधा बोलते हैं मार्केट पे ले जाओ, बाई सेल कैसे करना वो सिखाओ। एंड दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ लर्निंग मार्केट। आपने कभी भी डायरेक्ट बाई सेल से मार्केट कभी नहीं सीखना। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। जितना मैंने मार्केट को अभी तक के समझा है, एनालिसिस किया है, आपको हर एक एस्पेक्ट का, भले ही बहुत डेप्थ नॉलेज मत रखो, लेकिन एटलीस्ट हर चीज का एक बेसिक नॉलेज लेते हुए आप क्या करो, आगे बढ़ो। एंड तो स्टेप बाय स्टेप आप मार्केट के अंदर एंट्री करो। करेक्ट। क्योंकि जब हम डायरेक्टली बाय और सेल और डायरेक्टली ऑर्डर्स लगाना सीखते हैं, और बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो कोशिश भी यही करते हैं कि सिखाओ वही जो सामने वाला सीखना चाहता है, यानी कि लाइक सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ आपके सेटिस्फेक्शन लेवल से बियॉन्ड जाकर सिखाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग बोलेंगे छोड़ो मजा नहीं आ रहा है, बोर मार रहा है, राइट। बट ये वाले यूनिट में थोड़ा बोर जरूर लगेगा, लेकिन यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भले ही बोर मारे चलेगा, लेकिन सीखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है आपके कहीं पर भी स्टक्स होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास लीगल नॉलेज रहेगा। और जब आपके पास ये पूरा लीगल थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो आप लोग कैपेबल होंगे कस्टमर केयर से बात करने के लिए। क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं रहता, हम कस्टमर केयर से क्या ही बात कर लें, वो क्या ही हमें सॉल्यूशन दे देंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उसको बोल सकते हैं भाई ये प्रोसीजर थे, बट एज पर द लॉ ये तो नहीं होना चाहिए था। कई बार ब्रोकर भी इसमें घपला करते हैं, सेटलमेंट्स वगैरह में, फंड्स के ट्रांसफर्स में, ब्रोकरेज चार्जेस में, कई बार उसमें भी घपले होते हैं, आपको पता ही नहीं घपले हो रहे चल रहे। अगर मान लो मैं अजम्पशन लेता हूँ, एक डीमेट अकाउंट से अगर एक ब्रोकर ने ज्यादा नहीं 1 रुपए का भी घपला किया, उसके पास करोड़ों डीमेट अकाउंट से करोड़ों का घपला पर डे कर रहा है, वो तो 365 दिन में 365 करोड़ का घपला कर सकता है। तो उसके लिए लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि कौन सी चीज के लिए कितने चार्जेस कटते हैं, तो इवन तो हम लोग यहाँ पर लिखा नहीं है करिकुलम में, लेकिन मैं चार्जेस की भी बात करता हूँ, राइट। कि कोई ट्रेड जब आप लेते हो तो कम से कम आपका बीपी पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब वो ब्रोकर कितना चार्जेस लेगा, कितना आपका खर्चा उसमें कटेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने कोई चीज़ 100 रुपए के लिया और 120 रुपए में बेच दिया, बोले 20 रुपए का फायदा। लेकिन भाई ये भी तो देखो 20 रुपए के फायदे के पीछे कोई चार्जेस भी लगे हैं क्या? पता चला 40 रुपए चार्जेस में लगे तो 20 फायदा छोड़ नुकसान में चले गए, तो ये भी तो नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। तो वो भी हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर ही सीखने वाले। एंड नाउ उसके बाद जब हम मॉड्यूल नंबर 2 पर आएंगे ना, यहाँ से अब आप लोगों को जो चाहिए उसकी शुरुआत हो जाएगी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को डेरिवेटिव मार्केट चाहिए होता है, मतलब जो भी मार्केट के अंदर एंटर करता है ना, सबसे पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है। सर अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? पैसे बनाने वाली मशीन है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? पैसे बनाने वाली मशीन, और पैसे कमाने वाली मशीन भी, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है, डेरिवेटिव का एक पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पर हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, एज वेल एज लूज भी कर सकते हैं। करेक्ट, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं ये बिल्कुल पूरे थ्रू आउट द सेशन ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा आपको 100% प्रॉफिट ही होते रहेगा। अगर ऐसा होता कि मार्केट ऑलवेज हर किसी को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है तो हो गया, फिर तो हर किसी को मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आना ही नहीं चाहिए। बस सीख लो, पैसा ही पैसा, राइट। तो जो परफेक्ट है इसके अंदर, जिसको बहुत डेप्थ नॉलेज है, फिर तो उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर हमेशा प्रॉफिट बनाएगा। बट ऐसा नहीं होता, राइट। इसके अंदर भी प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, बट लॉस को कैसे मिनिमाइज करना, ये टाइप स्किल्स आपको आनी चाहिए। आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो। तो वो सारी स्किल्स हम लोगों ने सीखनी है जब हम ये ऑप्शन डेरिवेटिव्स के अंदर जाएंगे, राइट। जैसे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रहेगा। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा लोग इसी में डील करते हैं। किसमें? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। क्या होता है, और लोग जो मार्केट को सीखने के लिए जो बहुत ईगर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कॉल और पुट पे ही आके, लेकिन इस पूरे सेशंस के बाद आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी कि कॉल एंड पुट ऑप्शन ये सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन नहीं है भाई। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे टूल है जहां से हम मार्केट में इसके बराबर का पैसा कमा सकते हैं। लोग मोस्टली आपने जो सोशल मीडियाज पर देखा होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो मेरा 10 लाख का प्रॉफिट, मेरा 20 लाख का प्रॉफिट, मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट, राइट, मेरा 5,000 लगाया था 50,000 का प्रॉफिट। ठीक है, होता भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होते करके, बट सम थिंग्स आर फेक। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पर फेक होती है, एडिटिंग करके आपको दिखाई जाती है, उसके बहुत सारे भी केसेस भी चल रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर, राइट। तो आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना। सोशल मीडिया बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें होती है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं।
राइट। तो हम रील के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम रियल में क्या होता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो रियल में जो कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन होता है ना, वहाँ रिटेलर 90% पैसे लूज करता है, ठीक है। 90% लोग लूजर होते हैं, जो कि फैक्ट है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनएससी का डेटा बोल रहा है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो सेबी जिसको रेगुलेट करती है, तो उनका डेटा बोल रहा है कि जो रिटेलर होते हैं 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। फिर कैसे छापने की मशीन हो गई, तो गवाने की मशीन हुई, जब 90% लोग यहाँ पैसे गवा रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसे कौन बनाता है, तो जो HNIs होते हैं, जो QIBs होते हैं, उन लोग पैसा बनाते हैं। बट क्यों बनाते, क्या कारण है, क्या मेंटालिटी, ऑप्शन चेन एनालिसिस, वो सब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट। उसके अलावा फिर कमोडिटी का हम जस्ट एक थ्योरेटिकल मतलब आइडिया लेंगे। हम कमोडिटी मार्केट को बहुत ज़्यादा डिटेल में या उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को नहीं सीखेंगे, लेकिन क्या होता है कमोडिटी मार्केट और कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम इस पूरे कोर्स करिकुलम के अंदर सीखने वाले हैं, और वैसा ही करेंसीज के बारे में सीखने वाले हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो दो पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट ही अपने आप में लाइक अ ओशियन इतना बड़ा है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, और कोई पहले एक सेगमेंट को आप बहुत स्ट्रांग कर लो। जैसे अभी हम लोग जो मीट कर रहे हैं या जो हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट के लिए। कमोडिटी मार्केट उसके बियॉन्ड है, मतलब कि ये अलग ही डील होती है इसके अंदर। यहाँ सामानों की डील होती है, कमोडिटीज की डील होती है, और जो करेंसीज होती है इसमें, जो फॉरेन एक्सचेंजेस जो होते हैं उसकी डील होती है। तो इसका हम लोग एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझेंगे, ताकि आपको कोई ये ना बोले कि भाई स्टॉक मार्केट तो आता है लेकिन तेरे को करेंसीज नहीं आता, क्योंकि ये भी एक प्रकार से डेरिवेटिव के ही पार्ट होते हैं। दैट्स वाई हम इन चीज़ों को भी सीखेंगे। अच्छा, उसके अलावा फिर जो टेक्निकल और जो फंडामेंटल एनालिसिस, किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है तो फंडामेंटल तो करेंगे ही करेंगे लॉन्ग टर्म्स के लिए, लेकिन जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई कंपनी को सेलेक्ट करना होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, भाव। इसलिए आपने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स या अच्छे अच्छे इन्वेस्टर के मुंह से सुना होगा आपने कि मार्केट के अंदर जो भाव है ना वही भगवान है। लेकिन ये भगवान को पहचाने कैसे कि ये सही जगह पर है या नहीं है, प्राइस का लेवल क्या है, मतलब इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो हमारा कोर फोकस किसके ऊपर होगा, प्राइस एक्शन, कि कब कौन सी चीज के प्राइस वहां से बढ़ेंगे, कब कम होंगे, राइट। कौन से लेवल पर जाकर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, कहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा, ये सारा चीज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले। तो टेक्निकल अपने आप में एक अच्छा खासा लंबा समुद्र है जैसा फंडामेंटल, राइट। तो टेक्निकल के अंदर भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। लाइक ये तो ऐसे बताने वाली बात नहीं, जब मैंने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है तो टेक्निकल के अंदर जो सारी चीज़ें पॉसिबल होती है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। लाइक उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट का एनालिसिस करना, क्योंकि जब आपको चार्ट और उसके पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो चार्ट्स और पैटर्न्स होते हैं ये 100% एक्यूरेसी नहीं देते। मैं पहली सेशन में आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर कोई बोलता है ना कि चार्ट के बेसिस पर हम पूरी ट्रेडिंग करते हैं, अगर 100% एक्यूरेसी देता तो हर कोई इसी पर काम कर लेता। तो इसका जो एक्यूरेसी रेशियो होता है वो होता है 60 to 80% के बीच में। मतलब चार्ट कभी भी आपको क्या नहीं देते, 100% एक्यूरेसी नहीं देते, मतलब उसके में भी बहुत सारी खामियां होती है। मतलब कभी आपको लगेगा चार्ट के हिसाब से भाव बढ़ने वाला है, लेकिन वो जज्बात बदल के तुरंत भाव नीचे भी आ जाता है। तो ऐसा भी मार्केट के अंदर होता है। तो वो सारी चीज़ों को समझेंगे। तो हम लोग चार्ट्स के बारे में सीखेंगे, ट्रेंड्स क्या बोल रहा है उसके बारे में सीखेंगे, जो अलग अलग चार्ट्स जो पैटर्न बनाता है ना उस पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ मैंने नाम मेंशन की है, बट इसके अलावा भी हम जब लाइव सीखते हैं ना तो और भी नई लर्निंग्स आती है यहाँ पर। तो कुछ एक आउटकम्स है कि ये सारी चीज़ सीखने वाले, जैसे डोजी क्या बोलता है, हैमर क्या बोलता है, हैंगिंग मैन क्या बोलता है, इन्वर्टेड हैमर क्या बोलता है, शूटिंग स्टार क्या बोलता है, स्पिनिंग टॉप क्या है, मारूबुजो क्या है, कैसे बनती है, कब बनती है, ये सारी चीज़ें, राइट। बुलिश या फिर बियरिश इंगल्फिंग क्या है, हरामी क्या है, ठीक है, पियर्सिंग क्या है, डार्क क्लाउड क्या है, ट्वीजर्स क्या है, टॉप बॉटम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपके कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का एक क्या है, सब बोल सकते हैं, उसके पैटर्न्स है, सब अलग अलग नाम है, और हर नाम के पीछे उसका रीज़न है, और वो रीज़न से हमें प्राइस एक्शन समझ में आता है, करेक्ट। उसके अलावा और भी कुछ है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टॉक, 3 वाइट शोल्डर, 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यस, द इम्पॉर्टेंट थिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। तो मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है या कोई भी चीज़ करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना पड़ता है, राइट। हर एक चीज़ का ना एक दायरा होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो किस लेवल तक बढ़ सकती है, गिरेंगी तो किस लेवल तक गिर सकती है। तो गिर रही है तो उसको क्या नीचे की साइड में कोई लोग हैं सपोर्ट देने आ रहे हैं क्या, तो जब नीचे के लेवल पर कोई प्राइस आकर रुक जाता है तो हम उसको उसका सपोर्ट लेवल मान लेते हैं।
जब कोई लेवल पर चली जाता है बट उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तो हम बोलते हैं उसका ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस मतलब रोक देता है वहां पर प्राइस को, उसके ऊपर बढ़ने नहीं देता, राइट। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल के लिए कोई मैं ये पर्टिकुलर जो अपना पेन है यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पर आकर रेजिस्ट हो रहा है, मेरा जो हैंड का फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, बाहर उसके आगे नहीं जाने दे रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे से लोग इसको ऊपर ला रहे हैं, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर का प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को टूटना पड़ेगा और इसको फिर आगे जाना देना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, कब रेजिस्टेंस टूटेगा, कब आपका जो सपोर्ट है नीचे साइड में वो टूटेगा, कहाँ पर हमको ब्रेकआउट्स मिलेंगे, ये सारी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, करेक्ट। उसके अलावा ये सब पैटर्न्स है आपके चार्ट्स के, अलग अलग नाम से, जिनका मतलब सबका अलग अलग होता है। उसके अलावा हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। यहाँ तो गिनती के 7-8 इंडिकेटर होंगे बट हम लोग थ्रू आउट द क्लास, वैसे तो टोटल 40 से 50 इंडिकेटर होते हैं लेकिन हम पूरे 40 से 50 कवर नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि आपका 15 टू लगभग 20 हम इंडिकेटर्स कवर करेंगे। उसमें से भी आप रियल लाइफ में हार्डली बड़ी मुश्किल से 3 या 4 ही इंडिकेटर यूज करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, राइट। सीखने के लिए तो 40 से 50 इंडिकेटर है लेकिन रियल लाइफ में जब आप एक्चुअल में जब ट्रेड करोगे ना, 2, 3, 4 बहुत हो गया, उसके ऊपर आप बोलोगे फालतू है, सब नहीं करना, राइट। क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है। आप एक साथ सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो बहुत लिमिटेड चीज़ों को इंप्लीमेंट करना होता है। बट हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सिखाएं सारी चीज़ें, उसमें से इंप्लीमेंट क्या करना है वो भी हम लोग थ्रू आउट द सेशंस आप लोगों को बताते हुए चलते हैं, करेक्ट। ये कुछ आपके इंडिकेटर्स है जो कि हम लोग जब क्लासेस ऑन गोइंग होंगी तब ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले, गो थ्रू करने वाले। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना। बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजीज बनाते नहीं आती है, मतलब वो सिर्फ क्या करते हैं, बाई सेल, खत्म कहानी। लेकिन बाई सेल कब सेल कब बाय, इतनी क्वांटिटी बाय तो उसके अगेंस्ट कोई सेल भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं, प्लानिंग के साथ ट्रेड करना, राइट। तो जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं ना, जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं वो बिना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ट्रेड करते ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर आप लोगों को एक फुल टाइम ट्रेडर की कैटेगरी या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है तो आप लोगों को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 5 to 6 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मार्केट के अंदर वर्क करती है। वैसे तो हर पर्सन की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज होती है क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग हो सकती है। आपको एक बार नॉलेज आ गया तो आप खुद की नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि जो आपके साथ एक और फैकल्टी इस पर्टिकुलर से मतलब कोर्स को ज्वाइन करने वाली है, अच्छा ये भी मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाने वाली है पूरे कोर्स के अंदर, ओके। लास्ट फिर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस इसकी भी बात करेंगे, राइट। हाँ, मैं मॉड्यूल का सीक्वेंस, ये तो एक मॉड्यूल है, आउटकम है, हम मॉड्यूल का सीक्वेंस एक मार्केट के फ्लो के हिसाब से सेट करने वाले, ये आपके सामने एक आउटकम है। लेकिन जो मॉड्यूल का जो सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का वो जीरो से लेकर कैसे 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 चीज़ें डेवलप हुई है उसके हिसाब से हम चीज़ों को सीखेंगे और फिर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, बड़ा सवाल ये आता है कि सर क्या लाइव मार्केट के अंदर आप ट्रेड करवाओगे या इन्वेस्टमेंट्स करवाओगे या एनालिसिस करवाओगे? ऑब्वियस है यस, तभी तो कोर्स का वैल्यू रहेगा। नहीं तो सारी चीज़ अगर ऑफलाइन ही सीखनी है, बैठे बैठे अगर ऐसे ही सीखना है तो फिर तो यूट्यूब भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, मेरी खुद की रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। ज़्यादा खर्च मत करो, अगर आपको सारा काम ऑफलाइन में सीखना है 1500 रुपये में मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस बना के रखे, आप वही कर लो, राइट। तो अगर हम लाइव क्लास कर रहे हैं तो ऑब्वियस है लाइव मार्केट में भी करेंगे, तभी आपकी लर्निंग डेवलप होगी। अदरवाइज आप ऑफलाइन मार्केट में बैठ के बिना सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। एक चीज़ याद रखना, कर करके सीखोगे। अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो ना तो आप जल्दी लर्न करोगे। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। जिस दिन इंप्लीमेंट करने जाओगे ना उस दिन कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो पढ़ते जाएंगे ना उसको प्रैक्टिकल करते भी जाएंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। मैंने ना बहुत सुना किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में, उसके हर एक शॉट के बारे में, इसके बारे में खूब किताबें भी पढ़ा। जब ग्राउंड पे गया ना तो एक किक मारा, पाव फ्रैक्चर, पढ़ा बहुत था ऐसे खेलते वैसे खेलते, लेकिन जब खेलने के लिए ग्राउंड पर जब उतरा ना, पाव फ्रैक्चर एक ही शॉट में। क्यों? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कभी गया नहीं, हमेशा क्या किया, किताब पढ़ा, प्रैक्टिकल देखा नहीं। तो मार्केट भी सेम वैसी ही चीज़ है। आप कितना भी थ्योरी नॉलेज रख लो, जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना वो लर्निंग डेवलप्ड नहीं होगी, करेक्ट। तो लर्निंग डेवलप्ड करना है तो साथ में जो जो चीज़ें सीखेंगे यहाँ मैं आप लोगों के साथ करते चलूंगा साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास आपका पर्सनल पीसी है
तो यस साथ में कैरी कर सकते हो। पीसी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास छोटा हैंडी मोबाइल एंड्रॉयड सभी के पास होगा। अगर नहीं होगा तो भाई फिर आप बिना मोबाइल या बिना लैपटॉप्स के फिर मार्केट को नहीं सीख सकते। अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या फिर लैपटॉप्स नहीं है, ठीक है, लैपटॉप नहीं भी होगा चलेगा, एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन तो भी होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास इंटरनेट डेटा हो, राइट। अगर ये नहीं है तो फिर मैं पहले ही बोलूँगा कि आप मार्केट से अवे हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप सीख ही नहीं पाओगे ना, वो मैंडेटरी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि वो डिवाइस तो होना चाहिए जिससे हम सीखें, राइट। तो मोबाइल या फिर टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स, राइट, तो ये आप लोगों के पास कॉमन डिवाइस होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस एंड फंडामेंटल हम इतना डेप्थ में करते हैं ना, आप पूरे यूट्यूब छान लोगे, आप पूरा यूट्यूब छान लोगे तो हम जो फंडामेंटल करते हैं पूरे यूट्यूब पे, इवन तो दूसरे जो कोर्स क्रिएटर्स है वो भी इतना डिटेल फंडामेंटल पे नहीं जाते हैं। उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों फंडामेंटल हम इतने डिटेल में सिखाते हैं और करते हैं। क्योंकि मैंने खुद मतलब कि कई सारी कंपनियों का ड्यूरिंग जो मेरा जो सीए का जो प्रोसेस था, काफ़ी सारे कंपनीज का हम लोगों ने ऑडिट किया हुआ है, और ऑडिट में फंडामेंटल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है जब कंपनीज का ऑडिट किया जाता है, राइट। तो इतनी सारी कंपनी के अंदर डेप्थ चीज़ें होती है ना चेक करने के लिए, और स्पेशली इसमें हम लोग बैलेंस शीट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो बोलते हैं ना पूरा उसका फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी पूरे स्ट्रक्चर को बता देता है। तो हमारा कोर फोकस फंडामेंटल में किस पर होता है? उसके बिजनेस और मॉडल को तो समझते ही समझते हैं, उसके व्यापार को तो समझते ही समझते हैं, उसके अलावा हमारा कोर फोकस होता है उसके जो बैलेंस शीट्स है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका कैश फ्लो है, इनको समझने के ऊपर। तो ये सारी चीज हम लोग कब सीखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सीखते हैं। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री एनालिसिस, बहुत कम लोग करते हैं और उसके बिना ही आ जाते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे कि अभी फिलहाल में अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, राइट, कौन सा सेक्टर? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अभी ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से भागा है। मतलब पिछले एक साल में उसने लगभग 200 से 300% का रिटर्न दे दिया है। भाई अगर हम बैंक के एफडी भी बनाए ना, 20-25 साल लग जाएंगे इतना परसेंट रिटर्न आने के लिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% भी रखूँ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरे को 200% पे जाने के लिए 20 साल लग जाएंगे, 300% पे जाने के लिए 30 साल लग जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने उसके अंदर कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने एक साल के अंदर इतना रिटर्न दे दिया है। तो कब कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ब्रेकआउट्स। हम लोग सेक्टर ब्रेकआउट सीखेंगे कि ऑयल सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। ऑयल आपको याद होगा कुछ समय खूब महंगा हुआ था, ऐसा मतलब लाइक क्या बोल सकते हैं, ऐसा त्राही मच गई थी तेलों के लिए। 150 ऐसा लग रहा था बस यहाँ से तेल अब कुछ ही दिनों में 200 रुपये लीटर पहुँच जाएगा करके। मैं सिर्फ पेट्रोल के तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिएबल ऑयल्स की भी बात कर रहा हूँ, खाने वाले तेल, राइट। वही तेल आज भाव देख लो कहाँ आ गए। कहाँ एक समय पे 150 रुपये लीटर तेल मिल रहा था, अभी कहाँ वापस 100 रुपये के आसपास आ गया, राइट। तो ये अप्स एंड डाउन कैसे पता चलता है मार्केट का कि कब कोई चीज़ के भाव बढ़ेंगे कब कम होंगे, राइट। तो हम लोग उसके लिए सेक्टर एनालिसिस करते हैं, करेक्ट। जैसे गोल्ड की बात करते हैं, राइट। गोल्ड एक लेवल तक है, हमेशा गोल्ड का ये नेचर ही है, एक समय तक क्या रहता है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से सडनली ब्रेकआउट दे देता है, फिर वापस कांस्टेंट हो जाता है, फिर सडनली ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। हालांकि गोल्ड का मार्केट ऐसा है कि नीचे बहुत कम आता है, या तो रुके रहेगा एक जगह पर या तो ऊपर भाग जाएगा। आपने गोल्ड के मार्केट में ऐसा नहीं सुना होगा कि गोल्ड पिछले साल हमने 55,000 में खरीदा था, इस साल 50,000 में खरीद रहे, ऐसा आज तक ही नहीं सुना होगा। क्योंकि उसका जो सेक्टर उसका नेचर ही है रेगुलर ग्रो करने का। तो ऐसा हर एक सेक्टर के अंदर हमको क्या करना है। आज पूरा मार्केट गिरा लेकिन फार्मा सेक्टर आज चला, आज पूरा मार्केट डाउन था लेकिन फार्मा सेक्टर आज भी मार्केट के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव डायरेक्शन पे रहा। तो ये सेक्टर का एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से हम सही स्टॉक्स पिक करते हैं। क्योंकि सही स्टॉक अगर आपको पिक करना है तो उसके लिए आपको किसका एनालिसिस आना चाहिए? सेक्टर का। ओके, सो सेक्टर एनालिसिस के बाद फिर हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, जो सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर से हम स्टॉक्स को कैसे पिक करें। क्योंकि अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं जो मार्केट बना हुआ है उसके अंदर 25 से भी ज़्यादा सेक्टर्स है और 25 सेक्टर के अंदर अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो देयर आर मोर देन 6,000 कंपनी, 6,000 से भी ज़्यादा कंपनी है जो लिस्टेड है। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए सारे 6,000 कंपनी की इन्फॉर्मेशन रखें। यहाँ एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन ढंग से पता नहीं होती हमको, आज पढ़ते कल भूल जाते हैं।
तो इतने सारे कंपनी के ऊपर तो एट ए टाइम हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कैसे हम हर एक सेक्टर के अंदर एक टॉप मोस्ट कंपनियों को फाइंड आउट करें, उसका कैसे सिलेक्शन करें, और सही समय कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट करने का, सही समय कौन सा होता है पैसे निकालने का, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। अब जितनी बातें मैंने बोला इसको बहुत शॉर्ट और बोलते ना एक स्वीट से वर्ड में मैं समअप अगर करूं तो हम लोग पहले तो ओवरऑल मार्केट को समझेंगे, उसमें आईपीओ के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं, राइट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितने फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, आईपीओ में पैसा बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी मैं आपको 19 जो चीजें बताऊंगा, 99% चीजें आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ही पता चल जाएगा कि वो आईपीओ सक्सेसफुल होने वाला है या फेल होने वाला है। इसीलिए बहुत सारे जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनके पास पैसा है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 15,000 रुपए चाहिए, राइट। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 15,000 की आपको रिक्वायरमेंट होती है। वैसे 14,700 900 ऐसा कुछ लगता है, बट मोटा मोटा 15,000। आईपीओ एक ऐसा मतलब सेगमेंट है जिसमें कंफर्म पैसा बनता है ना। अगर मार्केट की कोई एक अगर स्पेसिफिक चीज है तो वह है आईपीओ, जहां पे कंफर्म पैसा बनता है, लेकिन वो कौन से कंपनी में डालना उसका पहले स्टडी करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसके थ्रू हम पहले ही पता कर लेते हैं कि मार्केट उस आईपीओ जो आ रहा है वो प्रीमियम पर लिस्ट होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग, तो एक आईपीओ हमारा कोर पहला फोकस रहेगा। फिर आईपीओ के बाद हम लोग को आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। और जब हम फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे सेक्टर का एनालिसिस, और सेक्टर के बाद फिर हम उसके अंदर करेंगे अलग अलग कंपनियों का एनालिसिस। और कंपनियों का एनालिसिस करते समय मैं बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग रेशियोज, राइट, उसके अलावा पूरे पूरे कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल होता है वो कैसे पहचानना कि भाई कोई बिजनेस की लाइफ लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है, कोई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि यही तो सारा प्रेडिक्शन करना होता है मार्केट के अंदर, यही तो आपको ज्ञान डेवलप करना है, राइट। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुटेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म्स के लिए, वो सारी चीज़ें। मतलब हम ये एनालिसिस के साथ 3 प्रकार की अलग अलग काइंड ऑफ ट्रेडिंग सीखेंगे। एक होती है आप लोगों की इंट्राडे, राइट, जो कि फॉर सेम डे के लिए आप ट्रेड लेते हो, सेम डे में ही खत्म कर देते हो, यानी आज ही परचेस किया आज ही सेल, या फिर आज ही सेल आज ही परचेस, दोनों काम होते हैं। मतलब जनरली हमको ऐसा लगता है मार्केट में पहले हमको कुछ तो भी बाय करना पड़ेगा और बाय करने के बाद सेल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है पहले आप सेल कर दो, आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है ना, फिर भी आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन फिर बाद में वापस बाय भी करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट करना बोलते हैं। वो सीखेंगे धीरे धीरे। मैं भी आज आपको कोई ऑफिशियली पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये सब आउटकम्स है, मतलब कि क्या क्या हम सीखेंगे उससे रिलेटेड, राइट। तो इंट्राडे हमारा एक फोकस रहेगा, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग हमारा फोकस रहेगा, राइट। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, लोगों ने नाम रख दिया बस स्विंग, ठीक है, लहर है स्विंग एक, यानी कि आज खरीदो, ज़्यादा नहीं 2 4 5 10 15 दिन वेट करो, मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से खरीदो। स्विंग नाम ही इसलिए आया, वो जो मार्केट का मोमेंट है ना, जो फ्लो के हिसाब से खरीदो, फ्लो के हिसाब से बेचो, राइट। जैसे मार्केट का फ्लो जो चल रहा है कि भाई मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर उसका ट्रेंडिंग अप ट्रेंड है तो चलो बाई कर लो, 2-3 दिन में आपका टारगेटेड 2-4-5% का अगर आपको प्रॉफिट मिल गया, बेच के बाहर आ जाओ। फिर देखो, फिर वापस मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का ये दस्तूर है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा कुछ, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा नीचे आएगा। कब आएगा वो पॉइंट हमने पकड़ना होगा। मार्केट हमेशा मौका देता है, हर किसी को मौका देता है इन्वेस्ट करने का भी और बेचने का भी। जिसने वो सही समय को पकड़ लिया ना, वो मार्केट का किंग है। और जिसने समय को नहीं पकड़ा, जनरली होता क्या रिटेलर के साथ, सर जब मैं खरीदता हूँ ना तब भाव नीचे आ जाता है, और जब मैं बेचता हूँ ना उसके बाद भाव ऊपर चली जाता है, क्योंकि हम सही समय को नहीं पिक कर पा रहे। और उस समय को पिक करने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ती है, और रिटेलर करता नहीं है। रिटेलर क्या करता है, हाँ फलाने यूट्यूब में दिखा दिया, फलाने न्यूज़ चैनल पे दिखा दिया, फलाने ने बता दिया, तो ये फलाने के भरोसे बैठे रहते कौन, रिटेलर। वो खुद का एनालिसिस नहीं करते, और जो एनालिसिस कर रहा है खुद, वो क्यों लोगों को एकदम फैक्ट रिवील करेगा, 100% रिवील नहीं करता, करता है कुछ कुछ चीज़ें, बट 100% फैक्ट रिवील नहीं करता। वो भी थोड़ी चाहेगा, वही तो रिटेलर से पैसे कमाने के लिए बैठा है ना। अब मान लो 2 लोगों की जंग चल रही है, राइट, 2 लोग मार्केट के अंदर है, अब आपको इससे फाइट जीतनी है, तो आप क्या, हर एक चीज आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कर रहे हो, ये विदाउट एनालिसिस है, ये आपके ऊपर भरोसा करता है। ये जो एनालिसिस करके मार्केट में जो न्यूज़ फैलाता है ना,
ये उस पर भरोसा कर लेता है। तो ऑब्वियस है, अब इसको अगर जंग जीतनी है तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो इस तक पहुंचाएगा नहीं, तो ये तो अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। और कोई भी अपने कॉम्पिटिटर को स्ट्रांग बनाता है क्या? नहीं। इसीलिए आपको दूसरों के एनालिसिस पे भरोसा नहीं करना है, खुद का एनालिसिस करना है और खुद के एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि ये चीज सही है, नहीं है, परचेज सही है, सेल सही है, अभी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके, तो हम एक इंट्राडे पर फोकस करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट फोकस जाएगा वो रहेगा हम लोगों का थोड़ा सा मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स। अब मिड टर्म मतलब मैं आप लोगों के पास जैसे अगर इफ एक्सेस मनी है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ से लेकर, तो अगर 6 मंथ के लिए अगर आपके पास कोई एडिशनल मनी आती है और अगर आप वो 6 महीने के अंदर के लिए बस इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेटर है जो इस मिड टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे। और फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म्स में, और लॉन्ग टर्म्स में हम लोग कोशिश करते हैं पेनी स्टॉक्स के ऊपर वर्क करने का। ठीक है, अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे लगाना है तो कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे बन जाए, ऐसे स्टॉक्स को पहले से क्या करके रखना, फाइंड करके रखना, राइट। जैसे मेरे पास पैनी स्टॉक में से 2 स्टॉक मेरे सक्सेसफुल रहे। सर बहुत सारे पैनी आपने लिए थे क्या? अभी तक के मैंने जितने पैनी लिया है लॉस में तो किसी को नहीं बेचा हूँ, यानी मेरा अभी तक का एक बोल सकते पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा। लेकिन उसमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे खासे हीरो बने, सुपर हीरो। उसमें से एक स्टॉक का मैं नाम रिवील करता हूँ, आप देख भी सकते हो, रुचि सोया करके एक स्टॉक हुआ करता था। मेरे पास 3.5 रुपए की खरीदी थी इस स्टॉक की। 3.5 रुपए जब चल रहा था उसका भाव, उस समय से खरीदी थी। फिर उसको बीच में न्यूज आई, पतंजलि ने टेक ओवर किया और ये 3.5 रुपए का स्टॉक 1600 रुपए तक पहुंचा, राइट। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने 1600 रुपए तक रखा था क्या अपने पास? नहीं, मैंने बेच दिया था, मैंने 14 रुपए के आसपास ही बेच दिया था। अरे सर इतना बड़ा प्रॉफिट लूज किया। हाँ, क्योंकि मैंने उतना लंबा होल्ड ही नहीं किया। अगर होल्ड करता तो शायद ये प्रॉफिट भी मिल सकता था, राइट। मेरे को लगा कि भाई ऑलरेडी मेरे को 400-500% का प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाओ, राइट। अच्छा, दूसरा IRFC जो भी ट्रेंड में है। IRFC बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, जिन लोगों को मार्केट का थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है ये उनको बात समझ में आएंगी, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, हम तो जीरो से स्टार्ट करने हैं, बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, राइट। IRFC 23 रुपये 50 पैसे से होल्डिंग है। इसका जब IPO आया था ना, जस्ट IPO के बाद मैंने बाय किया करके रखा था 2021 में। बहुत समय तक स्टॉक फंसा रहा 2 साल तक के कुछ मोमेंटम नहीं था। ये जो आपको आज IRFC का इतना क्रेज और ट्रेंड दिख रहा है ना, वो इसी साल और इसी साल में पिछले 6 महीने के अंदर क्रेज आया है। और ये 23.5 रुपए से स्टॉक भाग कर, अभी तो चलो आज गिरा है मार्केट, पर फिर भी 190 तक टच कर चुका है, राइट। कितने महीनों के अंदर? 6 महीने के अंदर, ठीक है। मेरे पास आज भी इसकी होल्डिंग है, 23 रुपए के भाव से नहीं, क्योंकि मैंने बाद में जब ये 70-75 गया था उधर और खरीदा था, तो मेरा जो एवरेजिंग प्राइस बन गया वो 40-45 रुपए के आसपास का एवरेज प्राइस है। बट ठीक है ना, मेरे एवरेज प्राइस से आज ये मार्केट में 4 गुना 3 गुना 300% से भी ज़्यादा का वैल्यूएबल है। उसके अलावा सुजलॉन करके एक स्टॉक है। तो हमको ऐसे ना पैनी स्टॉक्स फाइंड करना है जो मार्केट में कुछ समय के लिए डेफिनेटली फंसे रहेंगे, लेकिन उस कंपनीज के अंदर अगर पोटेंशियल है तो हम 6 महीना साल भर अगर आपके पास फंड है रुक जाओ, वो आपको डेफिनेटली जिस समय ब्रेकआउट्स देते हैं ना, ब्रेकआउट्स तो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर, सबसे बड़ी रिटेलर की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को मैं बखूबी इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक रिटेलर जोन से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियस रिटेलर की प्रॉब्लम समझ में आएंगी, क्योंकि हमने भी जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया कोई अंबानी के घर पे तो पैदा होकर आए नहीं थे, राइट। शुरुआत तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से किया था। तो इस पूरे कोर्स के समय पर जो पूरा हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है ना, वो एक ऐसे मेंटालिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ है जो मार्केट को बहुत अच्छे से एक तो समझ नहीं रहे, और दूसरा जिनको लगता है ना मार्केट पैसा बनाने की मशीन है, तो हम उनके मेंटालिटी के हिसाब से काम करें। भाई सच में ये पैसे बनाने वाली मशीन है या समय लगता है यहाँ भी? तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, समय लगता है। आप ये बोलोगे कि आज मैं 100 रुपये डालूँ और कल मेरा लाख रुपए बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट के अंदर। अगर ये आपकी मेंटालिटी है तो मैं पहले ही बोलूँगा अवे हो जाओ मार्केट से। मार्केट को समझने के लिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, राइट। मार्केट हमेशा आपको पैसे बनाकर नहीं देगा, किसी किसी दिन, किसी किसी रोज ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो पैसे छीन ले। बोलने का मतलब ले ले, क्योंकि भाई ऑब्वियस है ना, आप किसी से पैसे छीन रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब कोई तो लॉस कर रहा होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन उसका लक आ जाए, वो कमाने बैठे तो आपकी जेब से भी जा सकता है। तो हमको दोनों चीजें सीखनी है, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमारा कोर फोकस, हमारा 2 ही डायलॉग है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना और लॉस को मिनिमाइज कैसे करना।
मैं अपने पहले सेशन में डिस्क्लेमर दे दूं कि लॉस 0 होगा ये मैं कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन लॉस मिनिमाइज होगा इस बात का कमिटमेंट है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा इस बात का कमिटमेंट है। अगर कोई आपको ये बोलकर अगर सेशंस लेता है या आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ना कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और उसमें आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा 100% इस बात की गारंटी, तो मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा है, क्योंकि मार्केट में लॉस ना हो ऐसी वाली सिचुएशन हो ही नहीं सकती, लॉस होगा, ठीक है। बस इतना है कि वो लॉस का एक्सटेंड है थोड़ा कम हो सकता है, राइट। आपका जो लॉस का रेशियो है वो कम हो सकता है, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब ऑप्शन ट्रेडिंग, हाँ, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है ना, जो हम लोग एक्चुअली डिलीवरी में करते हैं, इसमें लॉस का रेशियो बहुत कम रहेगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस का रेशियो ज्यादा रहता है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करना है, 1 by 1 सीखना है। अच्छा, क्या ये जो कोर्स है बना किन लोगों के लिए, मतलब कौन से टाइप के स्टूडेंट्स या फिर कौन पर्सन है जो इस कोर्स को परसीव करना चाहिए, हमने उनकी भी कैटेगरी बना रखा है। तो ऑब्वियस है जो एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, इस टाइप का एजुकेशन, उन्होंने तो सीखना ही सीखना चाहिए, चाहे वो MBA कर रहा हो, चाहे MCOM कर रहा हो, BBA कर रहा हो, BCOM कर रहा हो, CA कर रहा हो, CS कर रहा हो, क्योंकि उनके करिकुलम के अंदर आते ही आती चीज़ें, जो फाइनेंस मार्केट है, मनी मार्केट है, इफ जो भी स्टूडेंट अगर इन कोर्सेज से बिलोंग कर रहा है ना, तो उनके सिलेबस का भी पार्ट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा चलो मान लिया कोई हो सकता है ह्यूमैनिटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, जैसे कोई लॉ कर रहा हो, कोई BA वाले स्टूडेंट्स हो, राइट, तो उनके लिए तो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन उनके जो फाइनेंस मार्केट है, मनी को ग्रो करना, और हर कोई तो वही चाहता है ना, मनी को ग्रो करना, तो फिर ये आपके कोई एकेडमिक से जो कनेक्टेड नहीं है, एकेडमी से जो कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली करना ही चाहिए, बट जो इस पर्टिकुलर एकेडमिक जो कोर्सेस है उससे लिंक्ड नहीं है, अदर कोर्स कर रहे हैं, तो भाई वो अपने जो डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस और इनकम है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको बात को समझाता हूँ, आप कहीं जॉब कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, कई लोग तो स्टॉक मार्केट के लिए अपने जॉब को भी छोड़ देते हैं, राइट। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के लिए अपनी कोई जॉब या अपने रेगुलर वर्किंग को छोड़ना चाहिए। किस दिन छोड़ना चाहिए, जिस दिन आपके पास इतना सोर्स हो जाए कि आप बैठ के आराम से 5 साल मार्केट में फंड इन्वेस्ट करते रहो और वो आपका घर चलते रहे। जब तक कि इतना फंड नहीं होता ना, तब तक कि आप मार्केट में फुल टाइम के लिए नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी गलती करते देखा है, अपने अच्छे जॉब को छोड़कर, है कुछ नहीं पास में, लेकिन सब चीज़ छोड़ के फुल टाइम करियर इधर बनाती है, राइट। ठीक है, करियर अच्छा है, बट आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा पैसे कमा कर देगा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आपके पास एक बैकअप मनी का प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो पैसे मांगता है ना, इसको पैसे पुराओगे कहाँ से, तो कहीं से तो सोर्स हो जिसमें आप यहाँ पैसे ला सको। तो आपके पास एक जो स्टॉक मार्केट में फुल टाइम आओ, बट कब फुल टाइम आओ, जब आपके पास एक सिक्योर्ड सोर्स हो कि भाई मैं इस सोर्स का पैसा इधर डाइवर्ट करते जाऊँ, और जिस दिन ये सोर्स आपको ज़्यादा कमाना दे दे और ये सोर्स में कम कमाए, उस दिन आप फिर जॉब को लात मार दो और फिर फुल टाइम इधर बैठ के काम करो। लेकिन इनिशियल लेवल पर आप एकदम जीरो से ही बोलोगे मैं सब छोड़ के सिर्फ इधर ही करूंगा, तो वो शायद एक गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है, राइट। तो एक थोड़ा आपको एक दूसरे सोर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कब तक, जब तक ये फंड अरेंज नहीं होता, जब तक कि आप पास एक मिनिमम जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उतना फंड अगर आपने अरेंज कर लिया और आपके पास सफिशिएंट इस मार्केट के अंदर फंड है, तो फिर आप जॉब का रेजिग्नेशन कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं बट आगे चल के जॉब वगैरह करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये सेल्फ मोटिवेटेड बिजनेस ही एक प्रकार से, मतलब इसमें आपको किसी के आगे पीछे भागना नहीं है, किसी के यहाँ आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी, किसी और के लिए काम नहीं करना है, जो भी काम करना है खुद के लिए करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सबसे ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर मार्केट का कोर्स है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसको ना फीमेल्स ने सीखना चाहिए, सबसे ज़्यादा। रीज़न भी उसका, ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सोसाइटी में हर फीमेल को वो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, भले उसके अंदर टैलेंट हो, बट कई बार सोशल कस्टम्स की वजह से वो बाहर जॉब्स एंड ऑल चीज़ें नहीं कर पाती, कई बार फैमिली रेस्ट्रिक्शंस, कई बार ऐसा सराउंडिंग होता है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, एंड अदर और इश्यूज होते हैं, राइट। कई बार अपनी मैटरनिटी लीव पर उनको साल 2-3 साल 4-4 5-5 साल घर पे ही रहना पड़ता है, राइट, जब बेबीज छोटे होते हैं। तो ऐसे फीमेल्स के लिए कैसा है, अगर ये नॉलेज रहा, और स्पेशली जो अभी एक टीन एज में है या जो अभी उस एज में है जो फ्यूचर में बिंग अ मदर, बिंग अ बहू, राइट, तो वैसे लोगों ने अभी से सीख के रखे, तो फायदा क्या है, जब आप घर पे रहोगे ना, जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, बोलते खाली दिमाग शैतान का घर, तो एक फीमेल्स के लिए ये जो सीखने के बाद आप खाली कभी नहीं बैठोगे, क्योंकि आपके पास कमाने का भी स्कोप है और आपके पास अपना जो टाइम यूटिलाइज करने का भी स्कोप है,
राइट। तो फीमेल के लिए तो मेरी पर्सनल ये चॉइस है कि उन्होंने मैंडेटरी इन चीज़ों को सीखना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास ना वो जो टाइम स्पैन जो मिलता है उनको घर पे बैठकर ये चीज़ें करने का, राइट, कुछ और नहीं करने के लिए, ये आपको कभी बेरोजगार साबित नहीं होने देगा। मतलब बोलते हैं ना बेरोजगार हो तुम, बेरोजगार नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, जनरली वही देखा जाता है वर्क फ्रॉम होम, तो ये आपके लिए काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम जैसा भी हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा राइट, ऐसे लोग जिनको जॉब करना है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, राइट। अब फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। मैंने यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। तो इरेज कर देता हूँ, जैसे कि इक्विटी एनालिसिस, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ होती हैं, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, राइट। तो उन सब कंपनियों के अंदर क्या होता है, ये जिनको फाइनेंस मार्केट का नॉलेज होता है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एंड इनके अच्छे खासे पैकेजेस होते हैं। जब आप अगर अच्छे लेवल के नॉलेज के साथ जाते हो तो इसके भी अच्छे खासे पैकेजेस होते हैं। और मैं कुछ कोर्सेज भी आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि आपकी जो एनएससी नेशनल अपना एनएससी क्या करती है, कुछ कोर्सेज करवाती है, राइट। आप लोगों का एनआईएसएम करके एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है। एनआईएसएम एक बॉडी बनाई गई है जो कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करती है। अगर आपने एनआईएसएम के एग्जाम्स क्लियर कर लिए ना, आपके पास सेल्फ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो आती ही आती है, साथ में आपकी जो जॉब प्लेसमेंट्स होती है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लोग आजकल बोलते हैं ना यार रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्किल्स को डेवलप करो, खुद ब खुद रोजगार आपके पास आएंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं, अगर आपके अंदर स्किल्स है, करेक्ट, तो आप लोगों को ये जॉब में भी बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर के अंदर। अगर आप वर्किंग करना चाहते हो, एक तो खुद का बिजनेस, मतलब खुद ही आप सीखो, खुद ही करो, खुद नहीं करना है। कई बार होता है ना कि भाई आपको कई बार जब आप डिमेट अकाउंट बनाओगे ना, बहुत सारे कॉल आएंगे आप लोगों को, हम फलाने ब्रोकरेज हाउस से बोल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने डिमेट अकाउंट के लिए कभी रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फिर बनाया हो, तो उनको बहुत कॉल्स आते होंगे। तो ऐसी इंडिया में लाखों कंपनियां हैं जो काम कर रही है, और उस लाखों कंपनी के अंदर कई करोड़ों लोग हैं जो एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो अपना पैसा नहीं लगाते, वो गारंटी देते हैं आप पैसा दो हमको, हम आपका ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं कई बार ऐसा जब टाइम अच्छा खासा होता है तो टाइम पास करने के लिए मैं बोलता हूँ भाई जब इतना ही आपको नॉलेज है तो अपना ही पैसा लगा लो, क्यों हमसे मांग रहे हो। जब आप 100% अश्योरेंस देते हो कि हम लॉस नहीं होने देंगे, खुद के पैसे भी इतना पैसा बना लो। बट उनकी जॉब होती है वो, राइट, कि वो लोगों के फंड को कलेक्ट करे और एक बड़े फंड को प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्ट करे, क्योंकि दे नो, वो भी पता है कि मार्केट में लॉस होता है, इसलिए वो भी अपना 100% पैसा नहीं लगाते, लोगों से पुल करते, जमा करते पैसा, एंड देन उसके बेसिस पर पैसा कमाने का सोचते हैं। तो वो भी एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है। आप खुद का क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, खुद की ब्रोकरशिप ले सकते हो आप, राइट। जो एनएससी के आपके रजिस्टर्ड होते हैं, एनआईएसएम के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, आप खुद की ब्रोकरेज हाउस खोल सकते हो। जैसे आज आप कुछ, मैं कॉमन नाम बता रहा हूँ, जैसे अप स्टॉक्स, राइट, उसके अलावा 5 पैसा, ठीक है, ग्रो, अरे ग्रो की बात देख लो, कितना ग्रो कर लिया ग्रो ने, ठीक है। शुरुआत कहाँ से किया था, एक ऐप बनाया उसने, एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, और धीरे 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 पिछले 4 से 5 सालों के अंदर ग्रो के हाल आप देख रहे हो कहाँ तक ग्रोथ हो गई है। तो वो भी एक, उसने एक मार्केट का नॉलेज रखकर वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया एक एंटरप्रेन्योरशिप में। तो वो भी एक आपके अंदर अगर ये चीज़ों का नॉलेज है तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, मतलब एक खुद का एंटरप्रेन्योर भी डेवलपमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज, खुद कमाने की तो अपॉर्चुनिटीज है ही है, साथ में जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है अगर आपका इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज है तो, राइट। अच्छा, बहुत सारे ना पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो स्पेशली जो बच्चे अभी 18 से 20 साल के रेंज में है या 21 साल के रेंज में है, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स उनको बोलते नहीं स्टॉक मार्केट बेकार चीज़ है, मत सीखे, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलो ठीक है, ड्यू टू द सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स को भी समझ में आ गया, क्योंकि आजकल 70% 80% पेरेंट्स भी व्हाट्सएप एंड यूट्यूब्स वगैरह एंड इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करता है, तो वो जान गया कि नहीं भाई स्टॉक मार्केट भी बुरी चीज़ नहीं है। बट आज से, जैसे हम लोगों ने जब 2020 में फर्स्ट टाइम जब गोंदिया में बैच लॉन्च किया था ना मार्केट की, 2020 में कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में बैच चलाया था, जब वो सेकेंड अपहेल्ड हुआ था लॉकडाउन का, तब हम लोगों ने 2020-21 के सेशन में चलाया था। बहुत सारे बच्चों का था कि सर हमको सीखना है बट पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, राइट। तो चलो ठीक है, ये तो भी मैंने आज 2023-24 पर हम पहुंच गए, तो ये तो एक अच्छा चेंजेस मुझे देखने को मिला कि अब पेरेंट्स की तरफ से उतनी शिकायतें नहीं आती कि नहीं सीखना है बच्चे को, क्योंकि अब दे नो कि मार्केट में इसकी भी एक वैल्यू है, इसकी भी कदर है। लेकिन बिना सीखे गए तो सच में जुआ है। सीख लक के साथ अगर आजमाना है तो मैं बोलता हूँ कल से क्लास मत ज्वाइन करना, राइट। अगर आपको लक के साथ अगर मार्केट के अंदर जाना है ना तो प्योरली लक के साथ खेल लो।
आपको बाई सेल कैसे करना, वो ऑर्डर कैसे लगाना, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मत करो यहाँ पर पैसे खर्च। लेकिन अगर आपको पूरे टेक्निकल, पूरे फंडामेंटल और हर एक बेसिक्स के साथ सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए क्लासेस रहेगी, राइट। तो मैंने क्लासेस का एक आउटकम बताया है आपको। अच्छा, मैं फैकल्टीज़ की बात कर लूँ, आपके साथ कौन कौन एक फैकल्टीज़ रहने वाली पूरे थ्रू आउट द सेशन। एक तो जो मैं अभी आप लोगों का एक जो इंट्रोडक्शन सेशन लिया हूँ, ठीक है, उसके अलावा हमारे साथ एक आईबी जुड़ेंगे, राइट, राहुल सर। उसके अलावा एक प्रॉपर ट्रेडर है जो जिनका रेगुलर है, वो फुल टाइम ट्रेडर है, राइट। अच्छा, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम इन्वेस्टर, राइट। मेरा एक्चुअल जो मेन पेशा है मेरा वो है टीचिंग, ठीक है। मेरा जो मेन जो पेशा है वो क्या है, टीचिंग है, राइट। तो इसलिए हो सकता है जो बाकी ट्रेनर्स जब आपको ट्रेडिंग के बारे में आए तो उनका थोड़ा टीचिंग वे थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर टीचर, दे आर ट्रेनर, ठीक है, दे आर ट्रेनर। ट्रेनर और टीचर में डिफरेंस होता है। ट्रेनर क्या करता है, प्रैक्टिकल चीज़ें करवाता है, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं समझाता, ये ऐसा इसको ऐसे कर। ट्रेनर का सीधा सीधा हिसाब चलता है, और टीचर का सबके कन्वीनियंट के हिसाब से समझ में आए उस हिसाब से। तो क्योंकि मेरे खून के अंदर एक टीचिंग वाला एक वो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए मेरा जो पढ़ाने का वे रहेगा वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। दे आर ट्रेनर एंड दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बोल सकता हूँ मैं उनको, क्योंकि ये जो राहुल सर है ये करंटली जॉब इन पुणे, राइट। ये करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं, पुणे में BNY मेलन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो कि है अगर आप गूगल का भी करोगे BNY कंपनी का नाम, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस लेवल की है, MNC है। और यहाँ पर इनका जो कोर प्रोफाइल है वो IB मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। और वहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मैंने सेटलमेंट वाली जो बात बताया था आपको, सेटलमेंट एंड जो उसका जो सेटलमेंट प्रोसीजर्स होती है पूरी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, तो वहाँ वो वर्क करते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स है राहुल सर के, राइट, तो उनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी कंपनी, क्योंकि जॉब कर रहे तो ऑब्वियस उनके पर्सनल क्लाइंट्स नहीं है, उनके कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं ऑल दे आर FI, ऑल दे आर QIBs। तो इनको बहुत अच्छे से ना FI और QIBs की मेंटलिटी पता है, क्योंकि वो डेली फॉरेनर्स के साथ करते हैं, तो उनकी मेंटलिटी बड़े अच्छे से उनको पता है। एज वेल एज वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब फंड मैनेजर है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वहाँ पर वो फंड मैनेज करते हैं, उनका खुद का NISM का लाइक एक सर्टिफिकेट लिया था, एंड उन्होंने उनकी खुद की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मतलब वो लोगों के म्यूचुअल फंड अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए फंड वगैरह मैनेज करने का काम करते हैं। उनका खुद का ओन पोर्टफोलियो है, हालांकि अभी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, अभी आई कैन 0.25 CR के आसपास का उनका कुछ पोर्टफोलियो है। तो होप अभी लास्ट उन्होंने 1 ईयर से ये पोर्टफोलियो क्या किया है, फंड मैनेजर का स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास जो फुल टाइम जो ट्रेडर है गितेश सर आपके साथ रहेंगे, जो कि प्योरली फोकस करेंगे आप लोगों का जो ट्रेडिंग एस्पेक्ट है उसके ऊपर। ट्रेडिंग मतलब जहाँ पर हम लोग वो इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शंस जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस उनका रहने वाला है, करेक्ट। और उसके अलावा एक गेस्ट फैकल्टी रहेंगे आप लोगों के साथ, राइट, जो कि है CA, राइट, जो कि है CA तौसीफ, राइट। तो ये बैंगलोर से है, एज अ गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रहेगा। और एक एज अ गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो सेशंस कंडक्ट करेंगे एक और CA, इन लोग मेन सिखाएंगे नहीं, इन लोगों के कुछ सेशंस होंगे मार्केट के ऊपर। दे आर नॉट फुल टाइम फैकल्टीज, ये लोग आप लोगों के लिए लाइक कि मार्केट के अंदर एक अपना एक एक्सपीरियंस, क्योंकि वो लोग उसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। ये प्रॉपरली बिलोंग करते हैं नागपुर से, बट करेंटली उनकी जॉब है बैंगलोर के अंदर, राइट। उसके अलावा एक और हमारे गोंदिया के ही CA, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे उसको, जॉनी मनुजा, राइट। तो ये भी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर ही वर्किंग कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, इस मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड सेशंस कंडक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ हमारे साथ क्या है फैकल्टीज रहने वाले। और बाकी आप लोगों को बैकग्राउंड पर सपोर्ट देने के लिए, पर्सनल अटेंशंस के लिए, जैसे आप लोगों को बैठना है यहाँ पर, एक्स्ट्रा सीटिंग करनी है, वर्किंग आवर्स यहाँ पर स्पेंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक एडिशनल यहाँ पर ऑफलाइन वालों के लिए, राइट। ऑब्वियस है जो ऑनलाइन और जो लाइव वाले बच्चे हो तो अपने स्पेस से ही उन लोग सारा काम करेंगे, बट आपको अगर यहाँ बैठ के करना है तो हमारे पास एक सेपरेट रूम है, वहाँ पर आप लोग जो भी ट्रेडर्स या जो भी इन्वेस्टर्स आपको एनालिसिस करने के लिए अपना PC, अपना लैपटॉप, कुछ यहाँ के भी अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए। वैभव, राइट, जो कि हमारा ही पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हैं और नाउ अभी मार्केट के अंदर एक रेगुलर वर्क कर रहे हैं। और अगर आप उसकी अगर एज सुनोगे तो आप सोचोगे इससे सीखूँ क्या मैं, राइट।
तो ही इज आई थिंक सो अभी 19 का हो गया होगा, राइट? 19 का क्या? अच्छा 20 रनिंग है अभी, राइट? तो अभी 20 रनिंग है उसको। तो आपको ये फुल टाइम सपोर्ट के लिए रहेगा, जो मार्केट के अंदर जैसे लाइफ टाइम पर आपको वर्क करना है, क्योंकि वो डे टाइम पे मोस्टली इधर ही बैठ के अपना वर्क करते रहता है, राइट? तो एक लाइव मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली कोई चीज़ें अगर आपको समझनी है, सीखनी है, कहीं पर कुछ गाड़ी अटक रही है, तो आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट के लिए, क्योंकि फुल टाइम सपोर्ट के लिए हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब लाइव आपको जिस समय पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वैभव का भी आपको फुल क्या रहेगा उसमें सपोर्ट रहेगा। तो ये हम लोगों की पूरे कोर्स की क्या है, एक टीम है, राइट? एंड ये पूरा कंप्लीट टीम वर्क है, जिसमें हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, करेक्ट? तो होप आप लोगों को ये कोर्स का एक बेसिक आइडिया हो चुका है, फैकल्टीज़ के बारे में बात पता चल चुकी है। अब लास्ट एक और डिस्कशन कर लेता हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो सीख रहे हैं उसके लिए कुछ वैल्यूज़ पेड करनी है क्या? यस, इसकी वैल्यूज़ पे करनी है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन या फिर जो लाइव वाले स्टूडेंट्स हो, मतलब आप लोग ऑफलाइन या फिर लाइव अगर बैच अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो नॉर्मली उसकी फीस जो है इस कोर्स की 5000, बट इसमें आप लोगों के ये अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट है, राइट? 5000 में आपका सर्टिफिकेट भी इंक्लूड है। सर सर्टिफिकेट किस टाइप का मिलता है? तो ये होता है आपका जो एनजे वेल्थ, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, राइट, वहाँ से ऑथोराइज होता है एनजे वेल्थ से, राइट? और ये आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब ये कोई आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट या कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है, एक फिजिकल सर्टिफिकेट रहेगा जो आप लोगों को ऑथोराइज बाय एनजे, और एज वेल एज क्योंकि कॉमर्स एकेडमी भी एक रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर है। एक्चुअली जो कॉमर्स एकेडमी गोंदिया है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर है, तो आपको रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर से भी क्या मिलने वाला है, इसका एक सर्टिफिकेट, जो आपके जॉब प्लेसमेंट के समय वर्क करेगा, करेक्ट? उसके अलावा अगर आप लोगों ने डिस्काउंटेड पीरियड में दे दिया, जैसे भी हम लोगों की जो फर्स्ट 2 सेशन है वो एज अ डेमो है, अगर आपको ये डेमो के बाद, आज तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट बताया कि चीज़ें, मेन जो लर्निंग है हमारी नेक्स्ट सेशन से शुरू होने वाली है, आज पूरा एक आउटकम था कोर्स का। तो अगर आप ये डेमो खत्म होने के बाद इमीडिएटली अगर आप कंफर्म करते हो अपनी सीट और थर्ड डे अगर आप फीस दे देते हो, तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इट मीन्स आपकी जो इफेक्टिव फीस है वो 4500 रुपीज़ है, राइट? और उसके अलावा एक ग्रुप में भी अगर आप लोग, जैसे अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल्स है, अगर वो लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप लोगों का 3% का अगर एक सिंगल ग्रुप है, राइट, अगर 3% का क्या बन रहा है, आपका ग्रुप बन रहा है, तो फिर ग्रुप में फीस कम है, यानी कि 4000 रुपीज़ पर स्टूडेंट आप लोगों की फीस हो जाती है अगर ग्रुप में आप लोग हो तो, करेक्ट? तो ये क्या हो गया, एक फीस स्ट्रक्चर। और अगर आपको वन शॉट में देना है तो आप वन शॉट में दे दीजिए, अदरवाइज आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में भी देने का हम लोगों ने ऑप्शन रखा है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी 2 इंस्टॉलमेंट में भी क्या कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये पूरा का पूरा आपके कोर्स से रिलेटेड क्या हो चुका है, एक पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं एक ओवरव्यू था, करेक्ट? और हमारी जो डेली बेसिस पर क्लासेस होती है, जैसे आज की भी जो डेमो है, राइट, तो ये सब कहाँ अवेलेबल होती है, जैसे किसी दिन हो सकता है भाई किसी रीज़न से आपकी वो क्लास मिस हो गई हो, वो सेशन आपने मिस कर दिया, होता है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कोई कोई दिन क्लासेस हो सकता है आपकी भी मिस हो जाए, तो सारी हमारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है। और फिर आप लोगों को लाइव लिंक भी आती है, बट अगर आपने लाइव भी ज्वाइन नहीं किया तो सारी हमारी क्लासेस क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, और रिकॉर्ड करने के बाद आपको कॉमर्स एकेडमी गोंदिया इस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और वहाँ पर आपको डेली बेसिस की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आज जो पढ़ा है, तो जितने भी ज्वाइंट स्टूडेंट रहते हैं उनको हम लोग कूपन कोड अवेलेबल करवा देते हैं, तो उनके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, राइट? बस यहाँ पर कुछ वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए 40-50 रुपीज़ के या विद इन 100 रुपीज़ को चार्जेस लगते हैं, राइट? बस वो चार्जेस पे करने के बाद आपका यहाँ पर मतलब आप लाइव भी कर सकते हो, और ऐसा कि बाद में सुनना है, वापस रिपीट देखना है कोई चीज़, तो आपके पास अनलिमिटेड व्यूज़ रहते हैं यहाँ पर, राइट? तो हम लोग कॉमर्स एकेडमी गोंदिया इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर भी अपने सारे कोर्सेज क्या करते हैं, अपलोड्स करते हैं, एंड देन वहाँ से भी आप अपना एक्सेस ले सकते हो। ये उसकी पूरी प्रोसीजर है। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो इसका ब्राउचर है, या जो ये पूरा जो ब्राउचर से शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को कहाँ से कैसे वो पूरा ऐप इंस्टॉल्ड करना है, तो ये पूरे ऐप को इंस्टॉल्ड करने की एक एक यहाँ पर प्रोसेस समझाई गई है, बताई गई है स्टेप बाय स्टेप, कि आप कैसे उस कोर्स तक पहुँच सकते हो, राइट? तो ये कोर्स तक पहुँचने का पूरा एक तरीका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया, ताकि आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी स्टक ना हो, फंसे ना, राइट? तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स आपका एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, मतलब कि रिकॉर्डेड मोड में। उसके अलावा आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, एज वेल एज आपके पास ऑनलाइन
लाइव का ऑप्शन है। ऑनलाइन लाइव किस टाइम पर होगा, जिस समय पर ऑफलाइन चलेगी, मतलब एट अ टाइम ऑफलाइन लाइव आपकी ऑफलाइन बैच भी चलती है और सेम टाइम पर ऑनलाइन लाइव बैच भी चलती है। सो दिस इज द कंप्लीट curriculum of this particular course.